नमस्कार। आपदा का सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय समय पर विभिन्न प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के कारणों, उनके संभावित खतरों और उनसे बचाव के उपायों पर विशेषज्ञों से चर्चा करता रहा है और इस मंच पर हम उसको दिखाते भी आए हैं। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य भी विभिन्न जो हमारे हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, और विशेषकर आम नागरिकों में जागरूकता फैलाना और जो बचाव हैं उनके उपायों की जानकारी उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में आज के अंक में हम बात करने वाले हैं हीट वेव यानी कि ग्रीष्म लहर की, या फिर साधारण शब्दों में कहें तो लू की। दरअसल भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी देखी गई है और हाल के वर्षों में तापमान तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके कारण विशेष रूप से बुजुर्गों को, बच्चों और बाहरी जो श्रमिक जो लोग काम करते हैं बाहर में, उन जैसी कमजोर आबादी में बीमारी और मृत्यु दर भी इसकी वजह से बढ़ गई है। कृषि की बात कर ली जाए, परिवहन की बात कर ली जाए, बिजली की बात कर ली जाए, फिर जो दूसरे श्रम प्रधान क्षेत्र हैं उनमें भी लू का नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। तो इन तमाम सवालों पर और इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं कुणाल सत्यार्थी जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं एनडीएमए के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर नरेश कुमार जी, जो कि वैज्ञानिक हैं आईएमडी से। नरेश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं रामवीर तंवर जी, जो कि पर्यावरणविद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें एक और नया नाम दिया है पॉन्डमैन का। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जूम पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिनी शास्त्री जी, जो कि सलाहकार हैं एक्सट्रीम हीट एंड कूलिंग यूएनईपी के। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कुणाल सर आपसे मैं करना चाहूँगा। और हम जानते हैं कि ये एक आजकल के वर्षों में एक नेचुरल फिनोमेना होता जा रहा है कि हर साल हीट वेव की समस्याएं होती हैं, और हमने कहा कि 50 डिग्री को भी पार कर जाता है। तो ऐसे में एनडीएमए की तरफ से क्या कुछ तैयारियां इस वर्ष को लेकर, इस हीट वेव को लेकर इस साल के? जो ये हीट वेव का मुद्दा है, आपने लू शब्द का इस्तेमाल किया, ये बढ़ता जा रहा है पूरे देश में। इसकी इंटेंसिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका स्प्रेड, इसका फैलाव पूरे देश में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के साथ जब तापमान बढ़ रहा है तो हीट वेव का बढ़ना साधारण बात है। तो एनडीएमए ने रियलाइज़ किया, ये अहमदाबाद शहर में हीट एक्शन प्लान लिखा गया 2013 में। बहुत सारी मृत्यु हुई थी उस समय, बड़ा अच्छा पहल हुआ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2016 में एक गाइडलाइन बनाया, जिसे हीट एक्शन प्लान बनाने की गाइडलाइन बताते हैं। 19 में इस गाइडलाइन को रिवाइज़ किया गया। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसी ड्यूरेशन में करीब 23 राज्य हैं इस देश में जहाँ पे हीट वेव की प्रॉब्लम है। अभी आपने पूछा कि इस साल क्या तैयारी की गई है। अभी हीट वेव शुरू नहीं हुआ है देश में, बट एनडीएमए ने अपने स्तर पर जनवरी के महीने में सारे हितधारकों के साथ बैठ के एक कार्यशाला किया, पता करने की कोशिश की कि किस सेक्टर में क्या इफेक्ट होता है हीट वेव का और क्या किया जा सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था। उसके उपरांत विज्ञान भवन में 13 और 14 तारीख को फरवरी के महीने में काफ़ी बड़ी कार्यशाला की गई। 23 राज्यों के अधिकारी, वैज्ञानिक, मौसम विभाग के वैज्ञानिक, करीब 20 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स भारत सरकार के, उनके ऑफिसर्स, नॉलेज पार्टनर्स, सारे एनजीओज और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो इस पर काम कर रहे हैं, उनको एक साथ एकत्रित करके 2 दिवसीय कार्यशाला की गई। चर्चा की गई कि क्या अब तक हम कर पाए हैं हीट वेव के बारे में और इस साल क्या कर सकते हैं। तो तैयारी करने की कोशिश की जा रही है, इसको फॉलोअप भी किया जाएगा। ठीक है। डॉक्टर नरेश, आपके पास आना चाहूँगा। आप मौसम वैज्ञानिक हैं और जैसा कि हमने कहा कि हीट वेव की समस्याएं अब हम देख रहे हैं कि हर साल इससे हम 2-4 हो रहे हैं। ऐसे में जब हम कहते हैं हीट वेव, तो भारत में इसको लेकर क्या कुछ स्टैंडर्ड है, क्या कुछ नॉर्म्स हैं? किन स्थितियों में हम कहते हैं कि अब जो स्थिति है वो हीट वेव का, उसके मापदंड क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, वार्निंग को 3 कलर्स में देता है, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। देखिए, जैसे जनरली अगर आप भारत की बात करें तो मार्च से टेम्परेचर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं और जो इसका पीक रहता है वो मई में होता है। और इसके बाद स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जब तक मानसून नहीं आता तो जून तक रहता है, और स्लोली जब मानसून पूरा इंडिया कवर कर देता है टेम्परेचर्स थोड़े गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप डेफिनेशन की बात करें तो हमारा इसके लिए
प्लेन्स, कोस्टल एरिया और हिली रीजन के लिए डिफरेंट है। प्लेन्स के लिए हम मानते हैं कि सबसे पहले जो टेम्परेचर 40 डिग्री होना चाहिए। जब टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाता है तो फिर हम इसका डिफरेंस देखते हैं, डिपार्चर देखते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं। सबसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर्स क्या होते हैं, जैसे सपोज पिछले 50 साल का आज के दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, ओके, उसका हम मीन निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसका उससे डिपार्चर कितना है। फॉर एग्जांपल सपोज आज का मीन है 39 डिग्री सेल्सियस और जो टेम्परेचर्स है और वो है 45 डिग्री सेल्सियस, तो इट्स मीन नॉर्मल से टेम्परेचर 6 डिग्री ज़्यादा है। तो इसलिए हम उसके बाद हीट वेव डिक्लेयर करते हैं डिपार्चर्स के बेस पे कि अगर डिपार्चर्स प्लस 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो हम हीट वेव मानते हैं। अगर 6.5 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा हो तो हम उसको सीवियर हीट वेव मानते हैं। इसके अलावा बहुत बारी मई में क्या होता है कि जो क्राइटेरिया दूसरा रह जाता है कि डिपार्चर तो नहीं होता, लेकिन जो टेम्परेचर्स हैं 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुंच जाते हैं, जैसे राजस्थान एरिया हो गया, इवन पंजाब का एरिया हो गया, साउथ हरियाणा हो गया, सम टाइम उत्तर प्रदेश, इसमें 45 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाते हैं। इसके अलावा मराठवाड़ा विदर्भा एरिया, उसमें तो 45 क्या 50 तक भी पहुंचने का बहुत बड़ी उम्मीद रहता ही है। तो उसके भी हम 45 डिग्री से ज़्यादा होने पर भी हम उसी को हीट वेव बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत अच्छा आपने बताया किस तरह से आईएमडी एक फॉर्मूला और क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां टेम्परेचर होती हैं उस आधार पर इसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन हमारे साथ यूएनईपी से जुड़ी हुई मिनी शास्त्री जी भी हैं। मिनी मैम, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जो शहर हैं और उनकी जो बसावट है और जो बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किस तरह का रोल प्ले करती है। क्योंकि हमने देखा कि कई बार इस तरह का एक टर्म आता है, खासकर दिल्ली को लेकर कि एक मिनी आइलैंड के तौर पर और खासकर हीट आइलैंड के तौर पर हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं बड़े बड़े शहरों में, वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं गर्मी को और इस तरह के लू वाली स्थिति को पैदा करने में? तो जिस तरह से आजकल हमारे शहर बन रहे हैं, जिस तरह से रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है और डेंस डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण जैसे आपने बताया अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हमें महसूस होता है, जहां पर शहरों का तापमान गांव के तुलना में, या फिर अगर आप किसी बड़े पार्क में हैं या अगर किसी नगर के वन में हैं, उसके कंपैरिजन में अगर आप सिटी सेंटर में जाएंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि आप जो तापमान है, माइक्रो क्लाइमेट है उस नेबरहुड का, वो काफी बड़ा महसूस होता है। इसी को हम अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं जी। हमने अपनी स्टडीज में ये देखा है कि ये टेम्परेचर जो है 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक भी ज्यादा हो सकता है आसपास के गांव या फिर उन इलाकों में। सेम शहर में हमने ये पाया गया है कि कुछ इलाके जहां पर अच्छे पार्क्स हैं, अच्छी ग्रीन डेवलपमेंट है, और इन कंपैरिजन टू वो वाली लोकेशंस जहां पर बहुत डेंस डेवलपमेंट है, बहुत कंक्रीट सर्फेसेस हैं, पेड़ों के नामो निशान नहीं है, वहां पर टेम्परेचर 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक हाई हो जाते हैं। तो अब जब अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जिन शहरों में महसूस हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, जब हीट वेव्स आती हैं उनके दौरान अर्बन हीट आइलैंड वाले पॉकेट्स और भी वल्नरेबल हो जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि टाउन प्लानर्स को अपनी प्लानिंग में, जो लैंड यूज प्लानिंग है, उसमें ओपन स्पेसेस, उसमें हम करेक्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पार्क्स इंटीग्रेट करें। हम रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जो हम बोलते हैं, या अपनी गेटिंग बैक नेचर टू द सिटी, प्रकृति को वापस लाने की जरूरत है प्लानर्स को, टाउन प्लानर्स को, वी आर डेवलपिंग न्यू सिटीज। बिल्कुल। और इसी प्रकृति को वापस लाने की जद्दोजहद और कोशिशों में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, रामवीर तंवर जी, वो लगे हुए हैं बीते कई वर्षों से। रामवीर जी, जैसा कि पैनलिस्ट कह रहे हैं कि उस प्रकृति को हम जब भूल गए हैं, उसका भी खामियाजा कि जिस तरह से इतनी गर्मी को हम महसूस कर पा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी, आप एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं और आपको पॉन्डमैन का नाम दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, किस तरह का रोल आप लोग प्ले करते हैं?
कि ताकि लोगों में एक जागरूकता फैले और ये जो पौंड हमारे आसपास हैं उनको कम से कम बचा के हम रख सकें? बिल्कुल, देखिए अभी जैसा मेरे द्वारा बताया गया कि अर्बन हीट आइलैंड वहाँ पे ज़्यादा प्रभावित है या शहरों के लिए ज़्यादा वो समझ में आता है हमें, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे नहीं हैं, जहाँ पे हमारे पास पेड़ नहीं है, जहाँ पे हमारे पास तालाब नहीं है, जहाँ पे हमारे पास वेटलैंड्स नहीं है। और अर्बन हीट लाइन्स की जैसा डेफिनेशन भी बताया गया है कि भाई शहरों में ज़्यादा टेम्परेचर होता है एक समय पे गांवों की तुलना में। अब अगर हम इसको उल्टा देखते हैं कि गांव में उस समय पे टेम्परेचर क्यों कम होता है या हीट वेव का जो इफेक्ट है वो क्यों कम होता है, उसका रीज़न यही है कि क्योंकि गाँव में उस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे वो तालाब के रूप में हैं, चाहे वो पेड़ों के रूप में हैं, चाहे वो खेतों के रूप में हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति द्वारा एक तरह से इंसुलेटर का काम करते हैं हीट वेव्स के लिए, और वो उसके कारण जो है गाँवों का टेम्परेचर जो है शहरों की तुलना में कम होता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि गाँवों के जो तालाब हैं वो भी धीरे धीरे एक लैंडफिल साइट का रूप लेते जा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो महत्वता है, वो उसको हम भुला रहे हैं। तो हमारा काम यही है कि हम उन तालाबों को फिर से पुनर्जीवित जिंदा करें और लोगों को उनका जो महत्व है वो भी हम उनको समझाते रहें, ताकि गाँवों का हाल भी शहर की तरह ना हो जाए भविष्य में। ठीक है कुणाल सर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि घटक तो इनके बहुत सारे हैं, हम जानते हैं कि वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं, कैसे लोगों को जानकारी दी जाए, प्रिडिक्शन इसके लिए हो समय पर हो ताकि जानमाल का नुकसान वो कम से कम हो सके। लेकिन एनडीएमए की तरफ से जानमाल का नुकसान कम से कम हो, और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो सड़कों पे काम करते हैं भरी दोपहरी में इतनी गर्मी में, इनके लिए सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाने की ज़रूरत है? अच्छा सवाल आपका, क्योंकि हीट वेव अमीर लोगों को असर कम करता है क्योंकि उनके पास एयर कंडीशनिंग होती है, एयर कूलर होता है, पंखे होते हैं। एनडीएमए में इस बात की चर्चा होती है हमेशा, और हमेशा जब भी हीट वेव पे कोई हम चर्चा करते हैं या कार्यशाला करते हैं या बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो लोग शहरों में स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास कोई रोज़गार का और जरिया नहीं है, जो एयर कंडीशन कमरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे ट्रैफिक पुलिस के पर्सोनल होते हैं, जो सामान बेचते हैं, हमारे पास सब्जी रेडी बेचते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर जो शहरों को बना रहे हैं, जो नाइट वॉचमैन का काम करते हैं, दिन में काम करते हैं, जो नरेगा के वर्कर हैं गांव में, उन पे हीट वेव का असर बिल्कुल डिफरेंट पड़ता है। और जिनके पास तो एयर कंडीशनिंग और कूलर है उनके पास डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है, उनके पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा करने का। तो एनडीएमए की तरफ से इन सारे डिपार्टमेंट का, चाहे लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ हो, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो, इन सब के साथ बैठ के चर्चा की जाती है और ये कोशिश किया जाता है कि चाहे उनकी वर्किंग आवर हो, अगर आप सुबह काम पे जाना है, रोज़गार के लिए ज़रूरी है, तो अगर आप सुबह काम कर लें और शाम को काम कर लें, बीच में छुट्टी हो जाए, तो वर्किंग आवर्स चेंज करना है, शेल्टर्स मैंडेटली बनाया जाए डिपार्टमेंट्स के द्वारा, पानी का प्रबंध हो इन जगहों पे जहाँ पे ये काम करते हैं। तो ऐसी चर्चा की। इस बार जो हमने कार्यशाला की 2 दिवसीय, इसमें हमने नेशनल लेवल की कार्यशाला में जो यहाँ पे स्लम्स में रहते हैं 3-4 स्लम्स के लोगों को बुलाया था, उनसे जानने की कोशिश की कि गर्मी के समय उनकी क्या स्थिति होती है, जो उनकी स्थिति है उस पर हमको तुरंत काम करने की ज़रूरत है, और उनके पास कोई चारा नहीं है एयर कंडीशनिंग का या एयर कूलर का या समय का या अंदर रहने का। हमारी गाइडलाइन बोलती है कि आप जितना हो सके अंदर रहें, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, तो ये बहुत ज़रूरी है और हेल्थ का इम्पैक्ट भी डिफरेंट पड़ता है। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं और सभी, अकेला एनडीएमए या अकेली सरकार इस पर काम नहीं कर सकती। हमारी चेष्टा ये भी है कि जितनी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही हैं सेक्टर्स में, वो हमारे साथ जुड़ें और इसमें हमारे सहयोग करें। और आइए देखते हैं कि जो आम जनता है वो किस तरह से सुविधाओं के अभाव में, उन तमाम उपकरणों के अभाव में भी वो किस तरह से इस हीट वेव को मात दे सकती है। आइए जानते हैं। भीषण गर्मी के दौरान आम लोगों से लेकर पशु पक्षी तक त्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में इस भीषण गर्मी को मात देने के लिए दिल्ली की किशन कुंज इलाके की कुछ महिलाओं ने एक ऐसा समाधान ढूंढ निकाला है जो वाकई काबिले तारीफ है। कचरे से कंचन बनाने की दिशा में इन महिलाओं ने ये ऐसी सामग्री तैयार की है जिससे गर्मी की तपन बहुत हद तक कम हो सकती है। प्लास्टिक के खाली बोतलों से बनी ये चादर राह में चलने वाले राहगीरों को गर्मी से राहत देने का काम करती है।
इन महिलाओं ने बचे हुए कपड़ों के कतरनों से भी इसी तरह की सुरक्षा कवच बनाई है। ये चादर छाया प्रदान करने का काम करती है, जिससे गर्मी का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। बोतलों को पिरो के सिल के हमने बड़ी सी चादर सभी महिलाओं ने मिलके बनाया था। मोहल्ले की महिलाओं ने साड़ियों के टुकड़े फाड़ के बनाए थे और फिर वो गलियों में तान दिया था। तानने के बाद में हमारे बच्चे जमीन पे बैठ के खेल पाते हैं और हम लोग भी वहाँ पे बैठ के और घर में कई काम कर पाते हैं, सिलाई वगैरह जैसे कि। तो एनडीएमए की ये भी कोशिश है कि लगातार जो लोग हैं वो जुड़ सकें, उन तक जानकारी पहुंच सके, क्योंकि हीट वेव का जो इम्पैक्ट है, जैसा कि कुणाल जी ने कहा कि इसका अलग अलग जो लोग हैं उन पर अलग अलग पड़ता है, और सबसे ज़्यादा मार जो लोग गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो सड़कों पे काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, उन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो किस तरह से उनको भी सेंसिटाइज किया जाए और उनको भी समझाया जाए और कैसे उनकी ज़िंदगी बचाया जा सके, इसको लेकर भी एनडीएमए और सरकार लगातार काम कर रही है। बहुत ही गंभीर है। हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के जब वापस आएंगे तो इस विषय पर और भी कुछ सवालात हैं, उनको लेकर हम प्रस्तुत होंगे। फिलहाल रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। With summer temperatures exceeding 40 degrees Celsius, cooler homes is a matter of survival, not just comfort. We all can use cost-effective cooling methods like solar reflective white paint, cool roof technology, airlight and cross ventilation, hollow bricks, thermocol insulation, keeping haystacks or growing vegetation on roofs to beat the heat. If you are constructing a new building, use cavity wall technology instead of regular walls. Lattice walls and louvered openings allow maximum airflow while blocking the heat. Use natural materials like lime or mud to coat walls. Avoid glass if possible. Growing local trees around your home, green walls using creepers and indoor plants can help beat the heat. Consult an expert before implementation. Live cool. There's no place like home. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपदा का सामना, और आपदा का सामना के आज के अंक में हम बात कर रहे हैं हीट वेव की, ग्रीष्म लहर की, या फिर कहें तो लू की। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार बने हुए हैं। डॉक्टर नरेश, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है बातें कि किस तरह से जो आम इंसान हैं, जो आम लोग हैं, उनको समय से पहले ही इस बात की सूचना, इस बात की जानकारी हो जाए कि देखिए आने वाले दिनों में 1 हफ्ते तक, 10 दिनों तक हीट वेव की स्थिति रहेगी, और आप जो पूरी तैयारी है उसके साथ ही घर से बाहर निकले, तभी आप बच के रह सकते हैं। बेसिकली जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो 3-4 टाइप से फोरकास्ट करता है। सबसे पहले हम 5 दिन का वार्निंग देते हैं हीट वेव का। एक बुलेटिन डेली हमारा 4 टाइम्स होता है। इसके अलावा एवरी थर्सडे हम स्टैंडर्ड आउटलुक देते हैं कि आने वाले 2 वीक्स में टेम्परेचर्स का कैसे रहेगा, कहाँ कहाँ हीट वेव का प्रोबेबिलिटी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार जो स्थितियां वो बदलती जा रही हैं, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में मिनी मैम, आपसे मेरा सवाल ये, चूँकि आप UNEP से जुड़ी हुई हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड, खासकर एक जो पब्लिक कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, उसको लेकर क्या है, और भारत में अब जबकि कह रहे हैं कि 50 उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं बीते वर्षों में हो रहा है, भारत में इस तरह की जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कूलिंग वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कितनी ज़रूरत आपको लगता है कि अब इसकी ज़रूरत है भारत में भी? मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हमें हमारा जो हमारी प्राचीन आर्किटेक्चर है, जो हमारा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो कि हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी लेके जा रहे हैं।
अगर आप हमारी प्राचीन इमारतें या पुराने घर, महल, हवेलियां देखें तो गर्मियों के समय में वो एयर कंडीशन नहीं रहते थे, करेक्ट ना? वो कूलिंग उनको नहीं, ऊर्जा की जरूरत नहीं थी कूलिंग या कंफर्टेबल बनाने के लिए। परंतु आजकल हम अपनी सारी बिल्डिंग्स में एयर कंडीशनिंग लगाते हैं, जिससे कि हमारा एनर्जी कंजम्पशन तो बढ़ता ही है। अंदर तो ठंडक मिल जाती है बिल्डिंग को और लोगों को, बट जब हम मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग पे डिपेंड हो जाते हैं तो अंदर की हीट बाहर एटमॉस्फेयर पे फेंकी जाती है, विच इज कॉल्ड एज वेस्ट हीट और एंथ्रोपोजेनिक हीट। तो ये जो है ये भी कंट्रीब्यूट करता है अर्बन हीट आइलैंड्स को। हमारा एक इंडिया कूलिंग प्रोग्राम है जो कि अलाइनमेंट में है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के साथ। इसमें हम सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों लेवल्स पे काम कर रहे हैं। ऐसे में रामवीर जी मैं आपके पास आऊँगा, और जैसा कि ये तो ग्लोबल स्टैंडर्ड और ये सारी बातें हुई, लेकिन ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर जैसा कि आप काम कर रहे हैं, पॉन्ड्स को रिवाइव कर रहे हैं, मेरा सवाल ये कि लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से लोग एनक्रोच कर रहे हैं, मिट्टियाँ डाल के उस पर घर बना रहे हैं, इस तरह से वाटर बॉडीज़ का होना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को आप कैसे इन्फॉर्म और एजुकेट करते हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक जल चौपाल हमारा इनिशिएटिव है, और जल चौपाल के माध्यम से हम गांव जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। इन जो प्राकृतिक धरोहर हमारे पास हैं, है ना, चाहे वो अगर आप गुजरात में देखेंगे, सौराष्ट्र एरिया में, तो आपको वाव बहुत सारी देखने को मिलेंगी, है ना, और बहुत प्राचीन और बहुत सुंदर वाव बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब पूरा ये समर सीजन में जब पूरा पानी या तालाब सूख जाते थे तो उन वाव में तब भी पानी बचता था, है ना। राजस्थान में आप जाएंगे तो बावड़ियाँ वहाँ पे बहुत सारी हैं, और आप अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे तालाब को एक तरीके से बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो उनको जो बनाने का उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं आज हमें सामने दिखाई दे रहा है कि वो क्यों बनाए गए थे। क्योंकि समर सीजन में जब पानी के लिए हाहाकार होता है, लोग गर्मी से तड़प रहे होते हैं, तो वही तालाब काम आते हैं। और मुझे लगता है कि ये काम बहुत ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने भी इसकी सराहना की है कि किस तरह से ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और लोग इस दिशा में लगातार आगे बढ़ते भी जा रहे हैं पर्यावरण की दिशा में। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। गर्मी की बीमारी बाहर काम करने वाले लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा है। यह उनकी उत्पादकता और आर्थिक उत्पादन घटाती है। अगर आप बाहरी कामकाजी नियुक्त करते हैं तो कड़ी गर्मी चेतावनी से सचेत रहें और अपने कर्मचारियों को सूचित करें। सारे सुपरवाइजर और कामकाजी को गर्मी की बीमारी से बचने की ट्रेनिंग दें। कामकाजी को सिर ढकने के लिए कहें। विश्राम के लिए छाया, साफ पानी, छाछ, आइस पैक और ORS वाली प्रथम उपचार किट प्रदान करें और कामकाजी को हर घंटे थोड़ा आराम दें। जो कामकाजी हाल में ही उच्च गर्मी क्षेत्र में आए हों, उन्हें हल्का और कम घंटों का काम दें। बाहरी काम ठंडे समय हो, ऐसी नीतियां अपनाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 बुलाएं या उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाएं। उत्पादकता और सुरक्षित काम एक साथ। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। The climate is changing. Cities that are already hot will get hotter. The cooler we make our cities now is an insurance policy for the future. One of the simplest solutions is to grow more trees. Between 11 a.m. and 4 p.m., the temperature difference between concrete and tree shade can vary by as much as 5 degrees Celsius. Green roofs and green walls reduce heat by cooling the building naturally, reducing air conditioning requirements and release of waste heat. Maintaining AC temperature 24 degrees or higher is good for the environment, cuts electricity bills, and keeps your health better. Using energy-efficient appliances, clean fuel and alternative energy sources, public transport and carpooling, reducing waste and recycling can help reduce global warming and heat. Go green, live cooler. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा के सामना के आज के संग में हम बात कर रहे हैं हीट वेव की, लू की, ग्रीष्म लहर की। कुणाल जी, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रीष्म लहर के स्थिति के दौरान NDMA की तरफ से जो बातें कही जाती हैं, पब्लिक के पास जाती वो सारी चीज़ें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इन
ग्रीष्म लहर के दौरान? तीन चीज़ें इस पे आपका सवाल अच्छा, तीन चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा जो पुरानी बातें हो रही थी उसमें। अब इस साल से आपको आपके मोबाइल पे SMS के माध्यम से जब IMD वार्निंग इशू करेगी तो कॉमन लिफ्टिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो जानकारी में इस साल के बाद कोई कमी नहीं होने वाली, पहली चीज़। दूसरी की जो मेरी एक आह्वान भी रहेगा, क्योंकि NDA में अपने लेवल पे जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने से ही इस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू कर दिया, बट इसके बड़े सारे और भी पहलू हैं और मैं उन पहलुओं पे बात करना चाहूँगा। मेरी इस माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से गुजारिश रहेगी सारे शहरों के कमिश्नर्स से और सारे ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से और सारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो पूरे देश में फैला हुआ नेटवर्क है, अगर वो सब मिलकर सहयोग करेंगे तभी ये इस पर हम काबू कर पाएंगे। ज़ीरो मोर्टेलिटी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और अपने गृहमंत्री महोदय का उद्देश्य है कि इससे ज़ीरो कैजुअलिटी होना चाहिए देश में। तो ये करने में हम तभी सक्सेस हो पाएंगे जब सब लोग सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के, सारे NGOs को मिला के अपने इलाकों में ऐसा एक प्लान बना सकें। आज अभी 3 महीना जैसा मैंने बता रहे थे IMD के कि मार्च के महीने में वार्निंग इशू हो जाएगी, तो वार्निंग इशू होने के बाद काम करने की ज़रूरत नहीं है। आज इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि सारे लोग अपने यहाँ पे एक कोर्ट कमेटी बना लें, एक हीट वेव का एक ऑफिसर नियुक्त कर लें अफसर में से, और सब लोगों को साथ लगकर, चाहे पानी की व्यवस्था करनी हो। इसी शहर में, दिल्ली में, हर मोहल्ले में पहले पानी की व्यवस्था होती थी, लोग सुराही रखते थे, घड़े रखते थे घर के बाहर, वो करना बहुत ज़रूरी है। और एक पहलू जो हम हमेशा छूट जाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ ऐसे भी जानवर और पशु पक्षी होते हैं जिनको बोलना नहीं आता। तो मेरी बड़ी पुरानी परंपरा रही है हमारी देश में कि पानी रखते थे, खाना रखते थे परिंदों के लिए। उनकी मौत होती है बहुत, गर्मी के दिनों में बहुत मौत होती है। पशुओं पे हमने चर्चा नहीं की, पशुओं की भी वही स्थिति होती है जो हमारी स्थिति होती है। तो मेरा ये भी आह्वान रहेगा कि इन सारे बॉडीज़ को साथ मिलकर जागरूक होना चाहिए। सारे स्कूल के बच्चों को, सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को पानी की व्यवस्था समुचित कर दें तो पशु पक्षियों का और जानवरों का बड़ा वो रहेगा। ये जानकारी बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि वो न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि किसानों के लिए, जो भी लोग हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किस तरह से ग्रीष्म लहर के दौरान, हीट वेव के दौरान आप खुद को बचाए रखें, अपने पशुधन को बचा के रखें और क्या करें क्या ना करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है। और हमारे पैनलिस्ट तमाम लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया। तो समय आज इतना ही इस कार्यक्रम में। कुणाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। डॉक्टर नरेश कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिनी मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने पक्ष को हमारे साथ साझा करने के लिए। और साथ ही साथ रामवीर तंवर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में, आपदा के सामना के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि हिट एंड रन मामलों में 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। 10 साल की बढ़ी हुई सजा उन लोगों के लिए है जो हिट एंड रन मामले की रिपोर्ट किए बिना भाग जाते हैं। अपराध अभी भी जमानती है। भारत सरकार ने ट्रक ड्राइवरों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(2) के प्रावधानों को अभी लागू नहीं किया है। समृद्ध इतिहास को समेटे राजस्थान शानदार किलों का गढ़ है। ऐसे कई किले हैं जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनमें से एक है कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले की भव्य दीवारों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है, इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है कुंभलगढ़ किला। 2013 में विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यह किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के मुख्य आकर्षण केंद्रों में बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर